हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से दोस्तों अपन महिला और बाल अपराध का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम 1961। और दोस्तों ये जो हमारा आज का पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा दोस्तों 5th नंबर पार्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों महिला और बाल अपराध से संबंधित ये 2 पार्ट है, 10 नंबर का जोड़ा गया आपकी बार। तो दोस्तों हम आपको 10 नंबर कवर करवाने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों एकदम सिंपल और सटीक भाषा में। तो दोस्तों आप हमारे जो वीडियो वो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। और अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है, कौन सा पढ़ता है दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये लागू हुआ था 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू कब हुआ? 1961 में लागू हुआ। यह अधिनियम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन से पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन से पारित किया गया था। और इसको दोस्तों 1986 में पुनः संशोधित किया गया। पुनः संशोधित कब किया गया था? 1986 में। फिर लागू कब हुआ? 20 मई 1961। कब लागू हुआ था? फाइनली 20 मई 1961 में। तो दोस्तों हमें ये याद रखना इतना कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ, और यह अधिनियम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन से पारित किया गया। 1986 में उसको पुनः संशोधित कर दिया गया, और फिर लागू कब किया गया? 20 मई 1961 को फिर से इसको लागू कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन आई थी, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुला सकता है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हमें 2-3 धारा पढ़नी है। राजस्थान दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत तो अपन देखते हैं पहली धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट क्या कहती है दोस्तों? इसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम, अधिनियम का दोस्तों संक्षिप्त नाम दहेज निषेध अधिनियम, लागू 1961, करने की तिथि तथा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम को लागू करने की बात लिखी गई है। ये दोस्तों धारा फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? तो धारा फर्स्ट के अंतर्गत अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, यानी दहेज निषेध अधिनियम। लागू करने की तिथि 20 जुलाई 1961। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, दोस्तों जम्मू कश्मीर अब जो है वो राज्य का दर्जा इसको हटा दिया गया है। अब इसको क्या बनाया दिया गया दोस्तों? टेरिटरी। ठीक है, संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम को लागू करने का बात लिखी गई है। दोस्तों यह है धारा फर्स्ट। इसमें आपको याद रखना है, अगर किसी ने ऐसा पूछ लें कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा फर्स्ट के अंतर्गत जो भी बात लिखी गई है वो कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते धारा 2। ये धारा क्या कहती है? ये धारा दहेज की परिभाषा क्या कहती है? दहेज की परिभाषा तथा दहेज की स्थितियों को स्पष्ट करती है। दोस्तों जो धारा 2 है ये दहेज की परिभाषा तथा दहेज की स्थितियों को स्पष्ट करती है। यानी इसके अंतर्गत दहेज की परिभाषा क्या होती है और दहेज की स्थितियां जो होती है वो क्या क्या होती है, वो इस धारा में दिया हुआ है, धारा 2 में। तो दोस्तों ये दोनों धारा आपको ऐसी याद रखनी है। ठीक है, अगर धारा 2 में पूछ लें या ऐसा पूछ लें कि दहेज की परिभाषा और दहेज की स्थितियों का वर्गीकरण या वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो किस धारा के अंतर्गत किया गया दोस्तों? तो वो किया गया धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
दहेज की परिभाषा क्या दी गई है दोस्तों? आपने अभी देखा कि धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। तो दहेज की परिभाषा से संबंध क्या है? दहेज से तात्पर्य एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, क्या है दोस्तों? मूल्यवान प्रतिभूति से जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई है या उसे देने की सहमति बनी है, ये दहेज की परिभाषा है दोस्तों। अगर दहेज की परिभाषा पूछ ले कि दहेज की परिभाषा क्या होती है, तो दहेज से तात्पर्य एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। दोस्तों यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब है किसी चीज का शेयर या उसका हिस्सा देना, ठीक है, किसी चीज का हिस्सा। यानी मान लो कोई व्यक्ति अपनी कंपनी चला रहा है और उसकी लड़की का रिश्ता किसी अन्य लड़के के साथ हुआ है, तो वो क्या करेगा, उससे कंपनी में से अपनी जो शेयर देता है, जो भागीदारी देता है, जो उसको हिस्सा देता है, उसको बोला जाता है मूल्यवान प्रतिभूति, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई है या उसे देने की क्या बनी है दोस्तों, सहमति बनी है। तो ये दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। दोस्तों दहेज किस प्रकार दिया जा सकता है? तो इसके लिए 4 कंडीशन है। दहेज इस प्रकार, यानी किस किस प्रकार से दहेज दिया जाता है? तो विवाह के पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, यानी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जा सकता है। ये के पॉइंट में बात है। खे पॉइंट, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक को, यानी विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक को दिया जाना। तीसरी बात, विवाह के किसी पक्ष के अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना, ये भी दहेज होता है। यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना भी दहेज होता है। गे की पोजीशन में क्या है? उक्त स्थितियों के अलावा मेहर तथा शरीयत की रकम दहेज में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा मेहर तथा शरीयत की रकम। मेहर क्या होता है दोस्तों? मेहर वो होता है जो लड़का लड़की का जो तिलक लगाते हैं दोस्तों, तिलक करना आते हैं, ससुराल वाले पियर वाले करने जाते हैं, तो वो जो नारियल दिया जाता है, नारियल के ऊपर दोस्तों 500, 1100, 5100 जितनी राशि होती है उसको मेहर बोला जाता है। और मेहर को दोस्तों दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये केवल रीति रिवाज है, ठीक है। तो ये होता है मेहर। और शरीयत क्या होती है दोस्तों? ये शरीयत मुसलमानों में होती है। शरीयत किन में होती है? मुसलमानों ने। और ये कुरान के कानून होते हैं। क्या होते हैं? कुरान के कानून। शरीयत यानी दोस्तों मान लो शादी में हमारे वो जो ढोल नगाड़े बजाने के लिए जो आते हैं, उनको जो राशि दी जाती है वो होती है शरीयत। तो मेहर तथा शरीयत की राशि है, रकम है, उसको दहेज में शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसको भी आप क्या रखना याद, ये एक कंडीशन बनती है। तो दहेज विवाह के पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक को दिया जाना, या विवाह के किसी पक्ष के अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को देना। और अन्य स्थितियों के अलावा मेहर तथा शरीयत की रकम दहेज में शामिल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। और दहेज से संबंधित इस प्रकार 3 स्थितियां भी बनती है। यानी दहेज किन किन स्थितियों में दिया जा सकता है? या तो विवाह से पूर्व दिया जा सकता है, या विवाह के अवसर पर दिया जा सकता है, या विवाह के बाद में दिया जा सकता है। ये 3 पोजीशन कब बनती है दोस्तों? दहेज से संबंधित 3 स्थितियाँ। यानी दहेज कब कब दिया जा सकता है? तो दहेज दोस्तों विवाह से पूर्व दिया जा सकता है, विवाह के अवसर पर दिया जा सकता है, और विवाह के बाद में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अब दोस्तों अभी हमने देखा एक शब्द आया था मूल्यवान प्रतिभूति, तो उसके बारे में देख लें। आईपीसी की धारा 30, कौन सी धारा दोस्तों? आईपीसी की धारा 30 के तहत एक ऐसा दस्तावेज जो कोई विधिक अधिकार सर्जित करता है, क्या करता है?
विधिक अधिकार सर्जित करता है उसको मूल्यवान प्रतिभूति बोला जाता है। यानी आईपीसी की धारा 30 के तहत एक ऐसा दस्तावेज जो कोई विधिक अधिकार सर्जित करता है उसको मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? यानी शादी के वक्त लड़की को जेवर या उपहार जो मिलते हैं, सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे फर्नीचर, टीवी इत्यादि, ये स्त्री धन होता है। दोस्तों अपन जिसको दहेज बोलते हैं ना, वो दहेज स्त्री धन ही होता है। उसके अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है, फर्नीचर, टीवी, बेड, सोफा, बर्तन, ये सारे कुछ। और लड़की के जेवर या जो उपहार मिलते हैं वो स्त्री धन होता है। ठीक है। उपहार क्या होता है? शादी के समय वर तथा वर के रिश्तेदारों को दिया जाने वाला उपहार। शादी के समय वर कौन दोस्तों? वर तथा वर के रिश्तेदारों को दिया जाने वाला उपहार। यानी लड़की पक्ष वालों के द्वारा जो वर पक्ष वालों को जो उपहार दिया जाता है वो क्या कहलाता है? उपहार होता है। अब दोस्तों धारा 3, हमने दोस्तों धारा 2 देखी थी। पहली धारा में अधिनियम कब लागू हुआ, लागू करने की तिथि, ये सब दिया हुआ था। अधिनियम 2 में दहेज की परिभाषा और उसकी स्थितियां दे रखी थी। अब धारा 3 में क्या दिया हुआ दोस्तों? धारा 3 में यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो उसको 5 वर्ष की सजा, कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी दोस्तों अब क्या है, दहेज को दंडनीय या कानूनी अपराध बना दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसको क्या होती है दोस्तों? 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। नोट दिया हुआ दोस्तों, 1986 के संशोधन से सजा न्यूनतम 6 माह कर दी गई है। सजा कितनी कर दी गई दोस्तों? न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 10 वर्ष कर दी गई है 1986 के संशोधन के बाद। न्यूनतम तो 6 माह और अधिकतम 10 वर्ष ये सजा कर दी गई है। और धारा 3 में क्या दिया हुआ है? अगर कोई व्यक्ति इस धारा के लागू करने के बाद यानी 1986 के लागू होने के बाद में 1961 लागू होने के बाद में अगर कोई दहेज लेता है, देता है या लेने को दुष्प्रेरित करता है तो उसको 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा? जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों यह हमारा दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित टॉपिक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसमें जो 2 धाराएं दे रखी है, 3 धारा, इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना। ये धारा से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, पुनः संशोधित कब हुआ, इन सब के बारे में क्या करोगे आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो आप 100% उसको सही कर जाओगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।